विवेक से शुरू करूंगी कि विवेक, कल आप फॉलो कर रहे थे आरएसएस की उस मीटिंग को। पहले तो बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई कि सुबह 10 बजे के पहले मोदी जी की एक 1-to-1 मीटिंग मोहन भागवत से हो सकती है और मोहन भागवत से मुलाकात में हो सकता है कि ये सारी बातें आए, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष पद के चयन को लेकर हो या फिर उनके लेगेसी को लेकर हो कि कितना आगे मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन एक बड़ी चर्चा जो सब जगह चल रही है कि इस समय बहुमत संकट में है और इस वजह से मोदी जी डरते डरते मोहन भागवत के चरणों में जा गिरे। जी नहीं नीलू, आप जिस तरीके से उसको देख रही है वैसा नहीं होता, गिड़गिड़ा रहे हैं, चरणों में जाके गिरे। आरएसएस में और आरएसएस के इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है, कोई गिड़गिड़ाता नहीं है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं अपने अपने तरीके से। और अगर कुछ मोदी जी को कहना है तो वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे मोहन भागवत से, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कहेंगे, जो कोऑर्डिनेशन के लिए लोग वहाँ पर बने हुए हैं बीजेपी आरएसएस के बीच में, वो लोग आपस में मैसेजिंग करते हैं। डायरेक्ट मोदी जी गिड़गिड़ाए मोहन भागवत के सामने, ऐसा नहीं होता, या फिर मोहन भागवत गिड़गिड़ाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो अपनी अपनी एक डिग्निटी बनाकर चलते हैं। और कल कोई मीटिंग तय थी पहले से, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई मीटिंग इस तरह की तय नहीं थी और न ही ऐसी कोशिश की गई कि कोई मीटिंग हो। एक बहुत पहले ही ये प्रोग्राम बन जाता है जिसमें मिनट टू मिनट सारा जो है अकाउंट फॉर होता है लेकिन ये तो जरूर है कि देखिए, ये आरएसएस का इंस्टॉलेशन था, जहां जिसका उद्घाटन मोदी जी करने गए थे। वो आरएसएस का एक माधव नेत्रालय करके उनका एक ऑप्थेल्मोलॉजी डिवीजन है, जो जिसका एक सेटअप ऑलरेडी नागपुर में बड़ा हॉस्पिटल है, ये दूसरा सेटअप, उसका उद्घाटन तो जाहिर सी बात है कि न्योता जो है वो तो आरएसएस की तरफ से गया है। ऐसा मोदी जी ने खुद हो कि मुझे उद्घाटन करने के लिए आना है, ऐसा तो नहीं कहा होगा। न्योता तो आरएसएस की तरफ से गया है, तो ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ दिनों के पृष्ठभूमि को देखते हुए ये एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है कि जिस तरह से आरएसएस को बीजेपी की जरूरत है, उसी तरह से बीजेपी की आरएसएस को भी बीजेपी को आरएसएस की भी जरूरत है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय जो बहुत ओपनली पब्लिकली झगड़े होते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय के प्रमुख थे अशोक सिंघल हो, चाहे के सुदर्शन हो, ये सारे लोग बहुत निर्ममता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर टूट पड़ते थे। और वो पब्लिक एक स्पेक्टेकल भी हो गया था उसका। और वो जब सरकार गिरी, मैं समझता हूँ कि गिराई गई, तो आरएसएस ने अपना सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लिया था उस समय भी, जिस तरह से उन्होंने 2024 में किया। हालांकि लोग ये समझते शाइनिंग इंडिया की वजह से बीजेपी हरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आरएसएस ने तय किया था कि अभी इनफ इज इनफ, वाजपेयी सरकार से हाथ खींच लेना है। तो इस समय 2004 में और 2005 में फिर वो सिद्ध भी हुआ, क्योंकि के सुदर्शन ने एक जाहिर तौर पर इंटरव्यू में कहा कि अडवाणी और वाजपेयी ने अभी लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए और नए खून को आगे आने का ये देनी चांस देना चाहिए। ये उस समय के सुदर्शन ने एक पब्लिक इंटरव्यू में मीडिया में कहा, जो बहुत ही अनयूजुअल था। तो इस कदर आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव उस समय बना था, जो जिसकी जानकारी नरेंद्र मोदी को थी फर्स्ट हैंड, वो उन्होंने वो सारा देखा था। तो आरएसएस किस तरह से हावी हो सकता है ये नरेंद्र मोदी ने देखा था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा उतना नहीं था जितना मोदी जी का है। उसके बीच में आरएसएस ने एक, जिस तरह से सुदर्शन जी ने कहा था कि नए खून को चांस देना चाहिए, आरएसएस ने नितिन गडकरी को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भेजा। नितिन गडकरी जिनको महाराष्ट्र के बाहर कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था। ऐसे एक उस समय काफी वो यंग भी थे, ही वॉज इन हिज लेट 50s और अर्ली 60s, जहां तक मैं जानता हूँ लेट 50s में ही थे। तो वो कोशिश, लेकिन आरएसएस की बीजेपी के जो सबसे टॉप के नेता थे, अडवाणी वाजपेयी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोगों ने आरएसएस की उस अटेम्प्ट को फाइल कर दिया। और वो पूर्ति का सारा जो मामला सामने आया, उसके बाद गडकरी वापस महाराष्ट्र में आ गए।
उसके बाद में उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। तो नरेंद्र मोदी ने ये सारा डेवलपमेंट आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो हुआ था वो देखा था, और ये भी उन्होंने देखा था कि आरएसएस किस तरह से हावी हो सकता है। इसलिए 2014 से नरेंद्र मोदी ने जो नीति अपनाई आरएसएस के प्रति, वो आरएसएस को दूर रखने की या फिर आरएसएस को महत्व न देने की, आरएसएस का एजेंडा पूरा इंप्लीमेंट करना, ताकि उनको कोई कंप्लेंट ना रहे, जिस तरह से वाजपेयी के खिलाफ कंप्लेंट थी आरएसएस को कि वो आरएसएस का एजेंडा नहीं इंप्लीमेंट करते थे। तो वो उन्होंने किया कि भाई मैं वाजपेयी जैसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपका एजेंडा पूरा इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन सत्ता पर हावी होने की कोशिश मत करना, हम आपको हावी नहीं होने देंगे। और इस तरह से आरएसएस को दूर रखा गया, आरएसएस को एक तरह से कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट किया गया। ये आरएसएस ने पिछले 10 साल में देखा है। और वो झगड़ा पिछले साल जब चरम सीमा पर गया, तो उस समय जेपी नड्डा यहां तक बोल चुके थे कि हमको भी आरएसएस की जरूरत नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोहन भागवत ने जिस तरह से टॉन्ट्स लगाए नरेंद्र मोदी को 3 बार कम से कम, उससे ये जाहिर हो गया कि और फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आरएसएस ने फिर एक बार अपना हाथ खींच लिया, जैसा 2004 में किया था, लेकिन इस बार इतना नहीं किया कि बीजेपी पूरी तरह से हार जाए, इतना भर किया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिले और मोदी जी को ये बात समझ में आए कि बगैर आरएसएस के क्या हो सकता है। तो उतना एक अपना काम करके आरएसएस ने फिर मोदी जी पर जो टीका टिप्पणी शुरू की मोहन भागवत ने, उसके चलते मोदी जी पूरी तरह से इस बात को समझ गए कि जिस तरह से वो अपने इंडिविजुअल करिश्मा के बेसिस पर बीजेपी को बहुत सारी सीटें दिला सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत अगर चाहिए तो बगैर आरएसएस के नहीं हो सकता। ये सबक मोदी जी सीखे और उनकी नजर अभी 2029 पर है। वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, वो ये मान के हमने नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी अभी तीसरी टर्म खत्म होने के बाद रिटायर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर बने रहने की जो आदत मोदी जी को पड़ गई है, एक पहली तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अभी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, वो 2029 में विलुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे सीन से, ऐसा मानना गलत है। तो 2029 में नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना है और उसके लिए आरएसएस को खुश रखना, टू कीप आरएसएस इन गुड ह्यूमर, ये जरूरी है। ये सबक मोदी जी ने सीखा है और उसके चलते ही अभी ये जो बौनहमी नए सिरे से शुरू हो गई दोनों के बीच में। और आरएसएस को भी ये पता है कि बगैर बीजेपी के आरएसएस आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोनों ने अभी 2-2 कदम आगे आकर एक तरह से सुलह कर ली है। मोदी जी को लेकिन आरएसएस की जरूरत है, ये बात सच है और आरएसएस इस बात को समझता है। उसी दृष्टि से आरएसएस ने अपने कदम उठाने, मोदी जी के प्रति अपने कदम उठाने शुरू कर दिए थे और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी एक तरह से सुलह के मोड में आरएसएस के साथ आ गए हैं। और कल का जो प्रोग्राम था वो उसी का एक पॉइंटर है, ऐसा मैं मानता हूँ नीलू। नहीं, लेकिन विवेक, एक सवाल आपसे और करूंगी, उसके बाद अचल जी और अनिल जी के पास जाऊंगी कि इसका मतलब 2-3 चीजें हैं कि जो एक घमंड और जो एक एरोगेंस मोदी जी में लोकसभा चुनाव के पहले दिखता था, अभी भी हाल में वो बहुत एरोगेंट पार्टी और जो अप्रोच चीजों को लेकर है, पार्टी बहुत ज्यादा ब्रेजन हो गई थी। लेकिन मोदी जी का आरएसएस के हेडक्वार्टर्स जाना क्या ये साबित करता है कि मोदी जी ने ये मान लिया कि वो इस समय कमजोर हैं, उनको ज्यादा जरूरत है आरएसएस की और इसलिए उन्हीं के लिए आरएसएस के दरवाजे तक जाना बेहतर होगा? तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी की ये एक कमजोरी कहिए या इसको हम अकलमंदी कहें कि भाई अगर 2029 में बने रहना है तो आरएसएस को मस्का लगाना पड़ेगा, इसलिए मस्का लगाने का एक आगे बढ़ता हुआ एक कदम है। जी, मैंने कहा अपने इसमें मैंने कहा कि वो ही जस्ट वांट्स टू कीप आरएसएस इन गुड ह्यूमर। आरएसएस को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि आरएसएस को नाखुश करने का परिणाम क्या हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो महसूस किया और हरियाणा और महाराष्ट्र में जब आरएसएस पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ खड़ी हो गई तो वहां पर क्या हुआ। हालांकि वो जो सक्सेस हरियाणा और महाराष्ट्र का है उसमें बहुत हाथ मैनिपुलेशन का भी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बगैर आरएसएस के वो उस तरह का सक्सेस उनको प्राप्त नहीं हो सकता जो मोदी समझते कि उनके पर्सनैलिटी कल्ट से सिर्फ बीजेपी तर जाएगी। तो ये वो दिन अभी नहीं रहे, वो मोदी जी को एहसास हो गया है। और आरएसएस जो है किसी नए व्यक्ति को 2029 में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये भी उनको भली भांति समझ में आ गया है।
लेकिन उनको तो बने रहना है। अगर 2029 में फिर एक बार प्रधानमंत्री की होड़ लगी तो उसमें नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसलिए आरएसएस को खुश करना ये उनके लिए अभी एक कंपल्शन बन गया है। वो नहीं चाहते हैं दिल से अपना ईगो बाजू रखकर आरएसएस को इस तरह से खुश करना, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे उनकी क्षमता कम होगी, तो उनको आरएसएस की मदद लेनी पड़ेगी, ये वो जानते हैं। इसलिए वो अभी आरएसएस के साथ में सुलह करने के मूड में आ गई। मैं इसको सरेंडर नहीं मानता। लोग इसको सरेंडर कहेंगे तो सरेंडर नहीं है, ये सुलह है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस को बीजेपी की जरूरत नहीं है या फिर आरएसएस को मोदी की जरूरत नहीं, लेकिन आरएसएस भी मोदी को 2029 तक खुश रखेगा, और लेकिन 2029 में किसी और को सामने लाएगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं।